नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद ये मुलाकात हुई है। हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम से अपडेट भी लिया। इस मुलाकात में सीएम धामी ने प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। सीएम ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 60 से ज्यादा करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा कि यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए जानकारी दी है। छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ण के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। देहरादून सचिवालय में 12 बजे से बैठक होगी। शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े तमाम प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आज इन प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। देहरादून से ये बेहद अहम खबर, बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिस पर आज मुहर लगने की संभावना भी है। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। देहरादून सचिवालय में 12 बजे से ये बैठक होनी है। शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा होगी और इन प्रस्तावों पर भी आज मुहर लगने की संभावना है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इस बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। देहरादून सचिवालय में 12 बजे से ये बैठक होनी है। धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, कितने बजे ये बैठक होनी है और कौन कौन इस बैठक में शामिल रहेगा? देखिए, ये कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है, कैबिनेट बैठक धामी सरकार की, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में चाहे वो मानसून का सीजन हो या चारधाम यात्रा से जुड़ी चीज़ें हों, उनको कैसे दुरुस्त तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है, चारधाम यात्रा को कैसे और बेहतर तरीके से यहाँ पर बनाया जा सकता है, उसके लिए कैसी सुविधाएं और यहाँ पर दी जा सकती है। मानसून सीजन के लिए जो तैयारियां अब तक की गई है, वो तैयारियां कितनी अब तक यहाँ पर हो चुकी है, क्या कुछ और तैयारियां यहाँ पर की जानी है, उन सब चीज़ों को लेकर आज बातचीत यहाँ पर होगी। मंत्रिमंडल में डिस्कशन यहाँ पर होगा और कई चीज़ें, अहम निर्णय यहाँ पर इस मंत्रिमंडल की तरफ से यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई विभाग, चाहे वो वन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, इनको लेकर भी कई जो चीज़ें हैं जिनके प्रस्ताव आज यहाँ पर आ सकते हैं, उन पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर किस प्रकार से कार्य किया जाना है, जो 63 पंचायत चुनाव को लेकर जो सरकार ने जो डेट यहाँ पर दी है, उस पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, क्या कुछ उसमें बातचीत यहाँ पर होगी, उन सब चीज़ों को लेकर मंथन आज की इस कैबिनेट बैठक में यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद यानी 12 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी और उस कैबिनेट बैठक में ही इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और सभी की निगाहें इस कैबिनेट बैठक पर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल, आज बेहद अहम बैठक है। देहरादून सचिवालय में 12 बजे से बैठक का आयोजन होना है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे अभय, और जो तमाम प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी। सबसे ज्यादा बात हो रही है शिक्षा और वन विभाग को लेकर भी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। क्या कुछ अहम प्रस्ताव इसको लेकर पास हो सकते हैं? देखिए, ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब मानसून सीजन यहाँ पर आएगा
तो मानसून सीजन में किस प्रकार से हरेला अभियान को यहाँ पर और मूर्त रूप दिया जा सकता है, कैसे इसे बृहद अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अभियान में जन सहभागिता, गाँवों को कैसे जोड़ा जा सकता है, ग्रामीणों को कैसे हरेला के प्रति जागरूक किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो कैबिनेट बैठक में ये कह सकते हैं कि वन मंत्री की तरफ से इन सब चीज़ों को लेकर एक प्रस्ताव यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि इस बार वन विभाग के लिए जो राहत की जो खबरें थी वो यही थी कि फायर सीजन में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार जो आंकड़े रहे हैं वनाग्नि के, वो काफ़ी कम यहाँ पर रहे हैं। संतोष उस पर राहत कही जा सकती है वन विभाग के लिए। लेकिन प्रदेश में जो वन क्षेत्र है उसको कैसे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि विकास के लिए कई जगहों पर पेड़ों को भी काटने का काम यहाँ पर हुआ, लेकिन उन सब चीज़ों की भरपाई हरेला अभियान के माध्यम से यहाँ पर कैसे किए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्ताव यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चाहे वो मेधावी छात्रों को लेकर हो या फिर दूसरे जो छात्र हैं उनको और कैसे बेहतर शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती है। जो स्कूलों को लेकर जो अभी तक की जो ये कह सकते हैं गाइडलाइंस बनी थी या स्कूलों को लेकर जो काम अभी तक किया जाता उसमें कितनी प्रगति यहाँ पर हुई है, क्योंकि मानसून सीजन में कह सकते हैं कि कई ऐसे स्कूल हैं जो जीर्ण अवस्था में इस समय वर्तमान में मौजूद है और उनके जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो कह सकते हैं कि छुट्टियों के चलते वो सब चीज़ें अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया और मानसून सीजन में उन स्कूलों के लिए ये कह सकते हैं कि मुसीबतें और यहाँ पर बढ़ सकती है। इसलिए कैसे उस दिशा में यहाँ पर काम किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है, कुछ प्रस्ताव यहाँ पर लाए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आज की इस कैबिनेट बैठक में उन और ऐसे में कई अहम बातों पर चर्चा भी होनी है और कोरोना की रफ्तार देखिए उसमें भी तेजी है। क्या उसको लेकर भी कोई गाइडलाइन आज पास हो सकती है और किसी तरीके के फैसले या फिर किसी तरीके की अपील लोगों से की जा सकती है इस बैठक में? देखिए, ये कह सकते हैं कि चाहे उस स्वास्थ्य से जुड़े विषय हों, किस प्रकार से काम वहाँ पर हो सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत वहाँ पर होगी। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो निर्णय यहाँ पर हो सकता है उसमें डॉक्टरों की तैनाती, विशेषज्ञ डॉक्टरों को किस प्रकार से अस्पतालों में तैनात किया जा सकता है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में कह सकते हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही, तो उस कमी को कैसे दूर यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो नर्सिंग जो स्टाफ होता है, यानी अस्पतालों में जो स्टाफ की जो कमी यहाँ पर दिख रही है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में विभाग के पास किस तरीके का बैकअप यहाँ पर है, उन सब चीज़ों को जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं, खासतौर पर डॉक्टरों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों को लेकर कि अगर उनकी तैनाती होती तो फिर किस प्रकार से उनको यहाँ पर लाभ दिया जा सकता है ताकि वो यहाँ पर अपनी बेहतर सुविधाएं यहाँ पर दे सके, जनता को उन सुविधाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। तो कोशिश सरकार की इस दिशा में बेहतर तरीके से काम करने की है। अब देखना यही होगा कि जब अब से कुछ देर में जो बैठक यहाँ पर कैबिनेट बैठक जब शुरू होगी तो सरकार की तरफ से इस कैबिनेट बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं और उसमें कैसे और कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी, चाहे वो कोविड को लेकर दिशा निर्देश दिए जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय को किस तरीके से कार्य करना है, क्या कुछ सशक्त करना है। लेकिन सवाल ये है क्योंकि मॉनसून सीजन की शुरुआत होने वाली है अब है, ऐसे में चार धाम यात्रा में किसी तरीके की रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को, इसको लेकर क्या कुछ अहम निर्देश दिए जाएंगे? आज क्या कुछ रूपरेखा तैयार किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से? देखिए, ये कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग ने जो रणनीति बनाई है उसमें जिलों के जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको आपदा को लेकर त्वरित गति से काम करने के लिए यहाँ पर कहा गया। उत्तराखंड राज्य के लिए जो राहत की खबरें कही जा सकती है वो ये कही जा सकती है कि आपदा में जो क्विक रिस्पांस का जो टाइम होता है, यानी राहत बचाव का जो समय होता है, वो पहले की तुलना में काफ़ी कम यहाँ पर हो चुका है। पहले 20 मिनट का समय वहाँ पर समझा जा सकता था कि 20 मिनट में उन राहत बचाव की टीमें वहाँ पहुँचती थी। अब ये समय घटकर 12 से 14 मिनट का यहाँ पर हो गया और कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में इस समय को और कम करने का काम यहाँ पर किया जाए ताकि उत्तराखंड के जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र होंगे मानसून सीजन में जहाँ आवश्यकता ज़्यादा होगी वहाँ पर राहत बचाव की टीमें त्वरित गति से पहुँच सके। जिला अधिकारियों को बजट खर्च करने के लिए भी ये कह सकते हैं कि जो समय सीमा के साथ साथ जो अवधि दी जाती थी या समय सीमा जो रखी जाती थी बजट खर्च करने की, उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। पहले जिला अधिकारी 20 लाख तक का खर्च यहाँ पर कर सकते थे, अब उसको बढ़ाकर चर्चा होनी है अब है और क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, अब है आगे भी आपका रुख करेंगे। तो शिक्षा, वन, पशुपालन, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होनी है, तमाम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी इस कैबिनेट बैठक में, ये देखना बेहद अहम होगा। 12 जिलों में
3000 से ज्यादा जो आपत्ति है, आज उस पर भी चर्चा होगी। खबरों बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां पंचायत चुनाव में 3000 से अधिक आपत्तियों का निपटारा हो गया है। बता दें कि पंचायत में आज जारी होगा आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन। वहीं 12 जिलों में भी 3000 से अधिक आपत्तियां आज से सत्र और जिला पंचायत में आरक्षण की स्थिति आज हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। देहरादून में 302, अल्मोड़ा में 290 से ज्यादा, पिथौरागढ़ में 277, चंपावत जिले में 337, पौड़ी में 354, रुद्रप्रयाग में 90, चमोली में 213, उत्तरकाशी में 283 और टिहरी जिले में 297 मिली थी आपत्तियां। 12 जिलों में 3000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, जो पंचायत चुनाव में शिकायतें मिली थी, आपत्तियों का जो भंडारा मिला था, उसका निपटारा हो चुका है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये कह सकते उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को कराने के लिए राज्य सरकार एक दिशा में और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक कदम राज्य सरकार ने इस चुनाव को कराने के लिए एक कदम और आगे यहाँ पर बढ़ा दिया है। जो 3000 से ज़्यादा आपत्तियां ये कह सकते हैं कि आरक्षण को लेकर यहाँ पर आई थी, जो अंतिम आरक्षण आयोग की तरफ से जारी किया गया था, उन सभी आपत्तियों का निस्तारण यहाँ पर कर लिया गया है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, ये कह सकते हैं कि दूरस्थ क्षेत्र हो, वहाँ पर जो आपत्तियाँ लगाई गई थी उन सबको दूर करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। और अब ये कह सकते हैं कि जो संभावना यहाँ पर लग रही है वो आज देर शाम तक जो पंचायत चुनाव के जो आरक्षण की जो सूची है उसको जारी होने की यहाँ पर लग रही है। और जैसे ही ये ओबीसी का आरक्षण यहाँ पर जारी हो जाएगा, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस आरक्षण की दिशा में जो आयोग की जो तैयारियाँ होंगी उनको मूर्त रूप देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण के साथ साथ जो SC और ST का जो आरक्षण होगा वो भी यहाँ पर जारी होगा। महिला आरक्षण को उसके बाद यहाँ पर जारी करने का काम किया जाएगा। और फिर ये कह सकते हैं कि जो अंतिम वोटर लिस्ट होगी उस वोटर लिस्ट पर काम करने का काम जिला प्रशासनों की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और आयोग की तरफ से उस पर काम किया जाएगा। तो जल्द ही ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव यहाँ पर होंगे और उन पंचायत चुनावों को कराने के लिए जो तैयारियाँ अभी तक की गई है वो काफ़ी संतोषजनक यहाँ पर कही जा सकती है। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि तय समय पर पंचायत चुनाव यहाँ पर किया जा सके। जो छोटी सरकारों के जो चुनाव होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, उन चुनावों को इस बार ये कह सकते हैं कि जो समय अवधि राज्य सरकार ने दी है उस पर यहाँ पर कराने का काम किया जा सके। 12 जिलों में से 3000 से अधिक शिकायतें मिली थी, आपत्तियां मिली थी, जिसका निपटारा हो चुका है। पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर और आरक्षण को लेकर क्या कुछ अहम फैसले होते हैं, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो 12 जिलों में 3000 से अधिक आपत्तियां मिली थी, जिसका निपटारा हो चुका है और पंचायत चुनाव की तारीखों पर भी चर्चा होगी। आरक्षण की स्थिति आज स्पष्ट कर दी जाएगी। 12 जिलों में 3000 से अधिक आपत्तियां मिली थी। वहीं हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़ यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पिछले वर्षों की तुलना इस साल जिस तरह इस बार यात्रा की रफ्तार बढ़ रही है, उससे यही लगता है कि ये केदारनाथ यात्रा नया इतिहास लिखेगा। यात्रा काल के मात्र 47 दिन में यात्रियों के दर्शनों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। साल 2023 में 70 दिन, जबकि 2024 में 117 दिन में ये आंकड़ा पार हुआ था। इस साल जहां विगत 2 सालों के पूरे सीजन के रिकॉर्ड ध्वस्त होने की उम्मीद है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक साफ तौर पर दिखाई देगी। बीते 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलने के बाद पहले दिन 30,000 से ज्यादा यात्री यहां पर पहुंचे थे, श्रद्धालु पहुंचे थे, दर्शन करते हैं। शुरुआती 10 दिनों तक खच्चरों की बीमारी और भारत पाक के बीच चल रहे संघर्ष के चलते यात्रा कुछ प्रभावित जरूर रही थी। इसके बाद यात्रा ने रफ्तार पकड़ने से यात्रियों की संख्या में इजाफा भी होने लगा है। यात्री पैदल, घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, हवाई सेवा से पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन धाम में 23,000 के आसपास यात्री बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं।
वहीं रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब दर्शन के लिए लगी महिलाओं की लंबी कतार अचानक हिंसा में तब्दील हो गई। कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचती और मारपीट करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये विवाद कतार में आगे निकलने को लेकर शुरू हुआ था। वीडियो के वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वे मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब तक प्रशासन या फिर मंदिर समिति की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं उत्तराखंड में कहीं काले बादल मंडरा रहे हैं तो कहीं रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मैदानी इलाके में दोपहर के समय तेज धूप खिलने से लेकर रिमझिम बारिश भी हो रही है, जिसके बाद लोगों को उमस से राहत मिली है। वहीं राज्य के कुछ जिले जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा में तेज बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में कहीं तेज तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिससे तापमान में काफी गिरावट महसूस होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तरकाशी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों के कुछ स्थानों में बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि राज्य के सभी जनपदों में कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही वर्षा की तीव्र दौर होने की संभावना है। वहीं रानीखेत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान चौबाटिया फल और पुष्पों की विविधता से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। 15 अगस्त के आसपास यहां 2 बेहतरीन सेब की वैरायटी का स्वाद लोग चख सकेंगे, जिन्हें ओलावृष्टि से बचाने के लिए जाल से ढका जाता है। विदेशी पेड़ छोटे होते हैं और 3 से 4 साल में फल देने लगते हैं। उद्यान की लिंक सड़क खस्ताहाल है, जिससे पर्यटकों को परेशानी होती है। वीआईपी पर्यटक कार लेकर अंदर जाना चाहते हैं, जिससे कर्मचारियों से विवाद भी हो जाता है। वहीं केदारनाथ में शांति भंग की घटनाएं बढ़ने लगी है। हाल ही में टेंट के पास एक व्यक्ति पर डंडे से हमला किया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इस घटना में बाहरी लोगों का हाथ बताया जा रहा है, तो इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं। स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी अपने संज्ञान में ले लिया है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि केदारनाथ में शांति बनाए रखने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस घटना से वहां के स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में चिंता बनी हुई है। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में जर्जर बिजली के खंभे और झूलते तार लोगों की जान के लिए खतरे बनते जा रहे हैं। जगह जगह बिना कवर के बिजली के तार खुले में लटक रहे हैं, जो किसी भी वक्त गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं। गलते हुए लोहे के खंभे और उनकी कमजोर नींव से खतरा और भी बढ़ रहा है, खासतौर पर अस्पताल और जिम के पास, जहां रोजाना सैकड़ों वाहन खड़े होते हैं, वहां ये खतरा और भी ज्यादा है। बरसात के मौसम में करंट फैलने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है, जिससे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों की जान जोखिम में है। स्थानीय व्यापारियों की लापरवाही और बिजली विभाग की अनदेखी हालत को और भी गंभीर बना रही है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो आने वाला हादसा सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि विभाग की ओर से की गई एक बड़ी लापरवाही कहलाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।